हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विकृति का विज्ञान में। चलिए आज एक नई वीडियो लेके फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बैक्टीरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत सालों से, सदियों से और आज भी डिजीज कॉज कर रहा है और एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है जिसको वो कॉज करता है, जिसकी वजह से डेथ बहुत हो रही है और आज के टाइम में उसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टाइप की डिजीज डेवलप कर रही है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जो कि नाम से आपको पता चल रहा होगा डिजीज कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस, जो कई सालों से, कई सदियों से ह्यूमंस में डिजीज कॉज करता आ रहा है और आज भी इसका प्रिवलेंस रेट इतना ज्यादा है कि इसको एक ग्लोबल समस्या के रूप में, ग्लोबल प्रॉब्लम के रूप में इसको देखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जो वर्ड माइकोबैक्टीरियम है, एक वो क्लास ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अंडर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री वंस अगेन जो कि लेप्रोसी कॉज करता है वो आता है। उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम बोवाइन एंड मल्टीपल उसके सब जीनस या सब फैमिलीज आती हैं जो कि बहुत तरीके की डिजीजेस को कॉज करती हैं। बट आज यहाँ हम पर्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। तो माइकोबैक्टीरियम जो ये वर्ड आया है, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग है फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो फंगस की तरह दिखने वाला माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नाम दिया गया है माइकोबैक्टीरियम। तो जो ये माइकोबैक्टीरियम की बात हम करें तो माइकोबैक्टीरियम क्या है, एक बेसिलाई है। बेसिलाई का मतलब क्या है कि जो शेप में रॉड शेप्ड होगा यानी सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, तो माइकोबैक्टीरियम भी सिलेंडर रॉड शेप्ड होता है। तो साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिलामेंटस फॉर्म ले लेते हैं, यानी जालीनुमा शेप लेते हैं, माइसीलियम के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ब्रांचिंग फिलामेंटस फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए पर्टिकुलरली इनको नाम माइकोबैक्टीरियम दिया गया है। अब माइकोबैक्टीरियम की आगे खासियत ये है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इजीली डाई नहीं होता, इजीली कलर नहीं होता, यानी इजीली स्टेन नहीं होता। इसमें देखा जाता है कि ये बेसिक डाई से जनरली स्टेन नहीं होता और यदि अगर किसी डाई या बेसिक डाई से स्टेन भी हो जाए तो इसको डीकलराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। देखा जाता है कि इसको डीकलराइज करने के लिए अगर हम डाइल्यूट मिनरल एसिड्स भी यूज करते हैं तो भी ये डीकलराइज नहीं होता। इसीलिए इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ही इसको एक नाम दिया गया है, इसको कहा गया है एसिड फास्ट बेसिलाई या AFB, यानी कि ये ऐसा बेसिलाई है जो कि एसिड से भी फास्टनेस अपनी नहीं छोड़ेगा, कलर नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा माइकोबैक्टीरिया एक एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑब्लिगेट एरोब्स हैं ये, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही ये सरवाइव कर सकता है। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है, यानी कि ये जर्मिनेट करने में, रेप्लिकेट करने में टाइम लेता है। अब माइकोबैक्टीरिया जिस क्लास या जिस जीनस से जुड़ा हुआ है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड बहुत सारे बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स हैं। अब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बिना सुटेबल होस्ट को नुकसान पहुंचाए अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, यानी इसकी वजह से इसके होस्ट को नुकसान जरूर होगा और अगर इसको कोई होस्ट ना मिले तो ये ज्यादा देर के लिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, रेप्लिकेट नहीं कर सकता, यानी सरवाइव नहीं कर पाता। अब सेप्रोफाइट्स की बात करें तो सेप्रोफाइट्स ऐसे फंगस, ऐसे प्लांट्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करने का मतलब क्या है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जनरली जिनमें पावर नहीं है डिजीज कॉज करने की, यानी कि जब ये बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के इंटरेक्शंस में आते हैं तो इम्यूनिटी इनको सप्रेस कर देती है, इनको वार्ड ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से डिजीज नहीं कॉज कर पाते। बट कभी किसी कंडीशन में यदि बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो उस कंडीशन में ये डिजीज कॉज कर देते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शंस को या ऐसे
माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो चलिए इस बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही एंशिएंट डिजीज है, इतनी एंशिएंट डिजीज है कि ये इजिप्शियन मम्मी में भी इसके एविडेंस देखने को मिले। एक इजिप्शियन मम्मी जो कि 1550 बीसी से लेके 1000 बीसी ईयर ओल्ड थी, उसमें स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के एविडेंस मिले। उस मम्मी में हमें बेसिलाई का डीएनए फाइंड आउट हुआ। तो ये इतनी एंशिएंट डिजीज है और हजारों सालों से, ये कई सौ सालों से ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती आई है। इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ डेथ हुई हैं। तो इसका इतना ग्रेटर इंसिडेंस था कि इस डिजीज को व्हाइट प्लेग का नाम दिया गया। इस डिजीज को एक और नाम दिया गया, कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन ऑफ डेथ, यानी कि जो मौत के मेन कारणों में से उसमें इसको कैप्टन कहा गया। तो इतनी ग्लोबल इसका प्रिवलेंस था, इसकी वजह से इतनी डेथ होती थी कि इस डिजीज को इतने बड़े बड़े भयंकर भयंकर नाम दिए गए। आज के सिनेरियो में इस डिजीज के इंसिडेंस की बात करें तो लगभग वर्ल्ड में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इससे इन्फेक्टेड है, यानी कि अराउंड 2 बिलियन पेशेंट्स ट्यूबरक्लोसिस के प्रेजेंट हैं इस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनमें से देखा जाता है कि हर साल 8 से 9 मिलियन न्यू केसेस ऐड ऑन हो जाते हैं, यानी 8 से 9 मिलियन पेशेंट्स नए जुड़ जाते हैं। और हर साल इसकी वजह से लगभग 3 मिलियन लोग डेथ कर जाते हैं, यानी डाई कर जाते हैं, वो अपनी जान खो देते हैं। अब अगर इंडियन सिनेरियो की हम बात करें तो क्योंकि ये डिजीज ज्यादातर पुअर या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस को इन्वॉल्व करता है, तो हमारी कंट्री में वन ऑफ द मेजर इंसिडेंस इसका देखा जाता है। लगभग 15 मिलियन पेशेंट्स ट्यूबरक्लोसिस के हमारी कंट्री में, इंडिया में पाए जाते हैं, जिनमें से 3 मिलियन लोग हर साल नए ऐड हो जाते हैं। और देखा जाता है कि हाफ ऑफ मिलियन, यानी कि आधा मिलियन के बराबर, 5 लाख के बराबर हर साल हमारे देश में डेथ होती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। देखा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में, यानी एवरी 1 मिनट में, 1 मिनट में हमारे कंट्री में एक डेथ होती है ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। चलिए अब इस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो पहले ही मैंने बताया कि ये स्लेंडर रॉड शेप्ड होता है, तो ये स्लाइटली कर्व्ड रॉड शेप्ड होता है। और जब हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये 3 μm इंटू 0.3 μm का इसका डायमेंशंस है। इसके अलावा ये पेयर्स में पाया जाता है, सिंगली भी प्रेजेंट होता है और ये क्लब्स के रूप में भी प्रेजेंट होता है, यानी गुच्छानुमा भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसका ये जो साइज है वो इसके कंडीशन ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये फिलामेंटस फॉर्म में भी पाया जाता है, ये क्लब फॉर्म में भी पाया जाता है और ये ब्रांचिंग फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये इस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी थी। तो चलिए अब इस बैक्टीरिया की स्टेनिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये इजीली स्टेन नहीं होता और एक बार अगर ये स्टेन हो जाए तो डीकलराइज करना इसको बहुत मुश्किल है। इवन विदाउट द मॉर्डेंटिंग इफेक्ट ऑफ आयोडीन ये डीकलराइज नहीं होता है। अब ये मॉर्डेंटिंग इफेक्ट क्या है? देखा जाता है कि जब हम नेचुरल डाइज यूज करते हैं तो उनको और पावरफुल बनाने के लिए, यानी उस कलर को और स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए हम कुछ केमिकल्स एजेंट्स का यूज करते हैं जिनको मॉर्डेंट कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये कलर है वो स्ट्रांगली उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस और इसका कलर फास्टनेस हो जाती है, यानी कि ये और स्ट्रांगली कलर को होल्ड करता है। बट इसके केस में ये देखा जा रहा माइकोबैक्टीरियम के कि हमने कोई भी मॉर्डेंट यूज नहीं किया, फिर भी ये अपना कलर नहीं छोड़ रहा। तो ये इसका जो कारण है वो ये देखा जाता है कि इस बैक्टीरिया के अराउंड में वैक्सी कोट है, एक लिपिड की लेयर है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब करने में भी किसी कलर को और उस कलर को छोड़ने में भी क्या लेता है, टाइम लेता है। इसके लिए, इसको कलर करने के लिए स्पेशल टाइप की स्टेन का यूज करना पड़ता है। कार्बोल्फिशिन यूज की जाती है। जील नेल्सन टेक्निक के द्वारा इसको कलर किया जाता है, इसीलिए इसकी स्टेन को जील नील्सन स्टेन भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में जेडी स्टेन कहा जाता है। उसके द्वारा इसको कलर किया जाता है और जब इसको डीकलराइज करने की कोशिश की जाती है
तो ये इजीली डीकलराइज नहीं होता। इवन इसको अगर हम डीकलराइज करना चाहें 20% सल्फ्यूरिक एसिड और एब्सोल्यूट अल्कोहल के से भी, तो भी ये डीकलराइज नहीं होता, यानी कि ये एसिड फास्ट भी है, अल्कोहल फास्ट भी है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया इसके प्रोटेक्टिव कवरिंग के कारण, वैक्सी कवरिंग के कारण, जो कि इसका प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसके कारण इसका जो ये स्टेनिंग की स्पेशल प्रॉपर्टी है वो आपको देखने को मिलती है। अब इस बैक्टीरिया की ग्रोथ टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि ये बैक्टीरिया बहुत स्लोली ग्रो करता है। देखा जाता है इन विट्रो इसका जर्मिनेशन टाइम 10 से 15 आवर्स का है। अगर हम इसकी कॉलोनी को ग्रो करना चाहें तो लगभग ये 2 वीक लेती है ग्रोथ करने में, और कभी कभी देखा जाता है कि 8 वीक तक भी ये टाइम लेती है ग्रो करने में। इसकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये देखा जाता है कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहेगा तो ये ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर हम मीडियम की बात करें तो इसके लिए मीडियम का पीएच 6.4 से लेके 7 तक होना चाहिए। तो ये ऑप्टिमल कंडीशंस हैं जिनमें ये ग्रोथ करता है। अब इस बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस और ससेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखा जाता है कि ये बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट नहीं है। अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अराउंड 20 मिनट्स इसको हीट दी जाए, इसको बॉईल किया जाए, तो ये बैक्टीरिया किल हो जाता है। इसके अलावा देखा जाता है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में इसको 2 आवर के लिए रख दिया जाए तो भी ये किल हो जाता है। अगर ये बैक्टीरिया स्प्यूटम में प्रेजेंट है तो ये लंबा सरवाइव कर सकता है। देखा जाता है 20 से 30 आवर्स तक ये सनलाइट में सरवाइव कर जाता है। अब इसका ये सर्वाइवल रेट और इंक्रीज कर जाता है अगर ये एयर ड्रॉपलेट्स के रूप में है, यानी कि एरोजोल के रूप में है, तो ये लगभग 8 से 10 दिन तक भी सरवाइव कर सकता है सुटेबल कंडीशंस। इसका कल्चर अगर रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये लगभग 6 से 8 मंथ तक सरवाइव कर सकता है। इसके अलावा इसको अगर स्टोर करके रखा जाए -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये लगभग 2 साल तक के लिए सरवाइव कर सकता है। अब अगर हम डिसइंफेक्टेंट के अगेंस्ट में इसके रिएक्शन और रेजिस्टेंस को देखें तो ये रेजिस्टेंट है 5% फिनोल के अगेंस्ट में, 15% सल्फ्यूरिक एसिड, 3% नाइट्रिक एसिड, 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 5% ऑक्सैलिक एसिड के अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस है। अब अगर हम इसकी ससेप्टेबिलिटी की बात करें तो ये ससेप्टेबल है फॉर्मलडिहाइड के अगेंस्ट में, गुल्टर एल्डिहाइड के अगेंस्ट में। इसके अलावा अगर हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज करते हैं तो देखा जाता है लगभग 5 मिनट में, और अगर 80% इथेनॉल का यूज करते हैं तो 15 से 20 मिनट में ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हम देखें तो बेस्ट यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट इसके अगेंस्ट में, तो यदि हमें ग्लव्स, स्किन और अदर इंस्ट्रूमेंट को जैसे थर्मामीटर्स आदि को डिसइंफेक्ट करना है तो इथेनॉल को यूज करना सबसे बेस्ट है। 80% इथेनॉल को यूज करने से ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अगर हम इसके होस्ट की बात करें तो ये ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज करता है, अदर प्राइमेट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है, डॉग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा और बहुत से एनिमल जो ह्यूमन कांटेक्ट में रहते हैं, यानी ह्यूमंस के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अब इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन या रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस देखा जाता है जो इसका मोस्ट कॉमन रूट है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है वो है एरोजोल ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जिसका में पेशेंट जब कफ करता है या स्नीज करता है तो उसकी वजह से उसके स्प्यूटम के थ्रू जो एक्सपेक्टोरेंट हवा में आते हैं एयर ड्रॉपलेट्स के रूप में, और उसी एयर ड्रॉपलेट को यदि कोई अदर पर्सन इनहेल करता है उसकी वजह से इस डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। तो इसको हम एरोजोल या एयर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है या बोलता है तो ड्यूरिंग स्पीच लगभग 3000 न्यूक्लियाई पर कफिंग, पर स्नीजिंग या पर स्पीकिंग के एयर में आते हैं। ज्यादातर इसका स्प्रेड देखा जाता है क्लोज लोगों में, यानी कि पेशेंट से जुड़े हुए क्लोज लोग जो होते हैं, और देखा जाता है कि ये स्प्रेड होता है ओपन केसेस के द्वारा। अब ये ओपन केसेस क्या हैं, यानी ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट जो स्प्यूटम पॉजिटिव है
और लगभग स्प्यूटम में जिनके 10,000 बैक्टीरिया पर ml से ज्यादा, उनको ओपन केसेस माना जाता है और वो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, जिनकी वजह से ये डिजीज फैलती है। इंडिया में ये देखा गया है कि लगभग एक पेशेंट ओपन केसेस वाला, यानी जो स्प्यूटम पॉजिटिव है, वो या तो पूरी तरीके से ट्रीट होने से पहले या उसकी डेथ होने से पहले लगभग 25 क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोगों को ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर चुका होता है। तो इसका इतना हाईली इन्फेक्शियस रेट है। इसके अलावा एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन ड्राइड बेसिलाई भी है, बट वो उतना हाईली इन्फेक्शियस नहीं हो सकता। उसके अलावा इंजेक्शन के थ्रू भी ये डिजीज हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्टेड मिल्क का सेवन करने से, बट उसके भी चांसेस बहुत कम हैं। और उसके अलावा ये इनोकुलेशन यानी ब्लड पेरेंटल रूट के थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन होता है, बट अदर देन एरोजोल ट्रांसमिशन बहुत ही कम बाकी ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखे जाते हैं। अब हमें इस बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ और चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर प्रॉपर टाइम पे इसकी डायग्नोसिस बन जाए और पेशेंट ट्रीटमेंट को सही तरीके से फॉलो करे और सही तरीके से ले, तो पेशेंट इस डिजीज से बढ़ सकता है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ही लगभग एक बार एंट्री करने के बाद, बैक्टीरिया जैसे ही बॉडी में एंट्री करता है, लगभग 90% बैक्टीरिया को किल कर देती है। एल्वुलर मैक्रोफेजिस 90% बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बट जो ये रिमेनिंग 10% बैक्टीरिया हैं, ये लेटेंट फेज में रह के वंस अगेन जब बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्राइज होती है, दोबारा डिजीज कॉज करते हैं। इसीलिए हमें इस बैक्टीरिया के बारे में जानना जरूरी है कि ये क्यों सालों से चलता आ रहा है और अभी तक ह्यूमन इससे हील नहीं हो पाए। तो ये बैक्टीरिया के बारे में हमको सबको जानना चाहिए और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की बात नहीं करी, क्योंकि हम किसी अदर वीडियो में ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि एक वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मेरी रिक्वेस्ट है व्यूज को थोड़ा बढ़ाइए और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।